डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये चैप्टर 4 पार्ट में रहेगा। तो सबसे पहले पार्ट में हम एनिमल के अंदर पाए जाने वाले 4 प्रकार के जो टिश्यू हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टिश्यू क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो सेल्स का ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसके बीच में जो सेल हैं, सेल के बीच में कुछ सब्सटेंस फील्ड होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो करेगा। और उसका जो ओरिजिन है वो भी कॉमन देखने को मिलता है। जितनी भी सेल होती हैं उनका सेम ओरिजिन, वो एक ही जगह से बनी हुई होती हैं। Tissue organized in specific proportion and pattern to form a organ like stomach, lung, kidney, heart। तो जो टिश्यू हैं वो एक स्पेसिफिक मात्रा के अंदर संगठित होके और एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर संगठित होकर अलग अलग जो ऑर्गन है वो बनाते हैं। जैसे स्टमक है, आमाशय है, फेफड़े हैं, हृदय है और किडनी है, ये टिश्यू से ही बने होते हैं। मैनी ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय दियर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती रहेगी तो जो अलग अलग ऑर्गन हैं जो कि कॉमन फंक्शन करेंगे वो मिलके उनके बीच में एक फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शन, संपर्क देखने को मिलता है और वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें काफ़ी ऑर्गन मिलके काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर भी काफ़ी ऑर्गन है, उनका कम्बिनेशन काम करता है। सच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज ए होल। तो ऐसे जो संगठन हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें संगठित होकर जो बड़े ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर को शो करती हैं, जिससे कि जो काम का बंटवारा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है, जो कारगरता है शरीर की, जो बॉडी है किसी भी जीव की, उसकी वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरे जो शरीर है, ऑर्गेनिज्म है, उसको उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन है, वो जो रोल है वो प्ले करते हैं। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के रहेंगे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इन्हीं के बारे में हमने इस पार्ट में डिस्कस करना है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल का मिलकर बना होता है। तो दो टाइप का होता है एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। एपिथेलिया का मतलब होता है फ्री सरफेस, जो कि बिल्कुल शरीर की जो फ्री सरफेस के ऊपर पाया जाता है, उस टिश्यू को हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। विच फेसिज आइदर ए बॉडी फ्लूइड, हो सकता है जैसे शरीर के अंदर अलग अलग इंटरनल ऑर्गन है, उनकी बाहरी सरफेस पे पाया जाता है, तो वो फ्लूइड के द्वारा बाहर से इंटरेक्ट करता है फ्लूइड के साथ। और यदि शरीर के बाहरी सतह पे जैसे स्किन के ऊपर पाया जाता है, तो वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, संपर्क बनाता है। प्रोवाइड्स ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये जो कवरिंग है, सतह को कवर करने का काम करता है। और साथ में कुछ जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है, वो वाल होती है, तो उसको बनाने का काम भी करता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल पास पास इसमें सेल हैं, वो पास पास में प्रेजेंट होती हैं। कोई उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, स्पेस है, वो न के बराबर देखने को मिलता है। सिंपल एपिथेलियम हम देखते हैं, इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाती है, एक ही जो सतह है सेल्स से बनी हुई देखने को मिलती है। और ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्क्वैमस मतलब स्क्वेयर शेप्ड सेल देखने को मिलती हैं, मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो चपटी पाई जाती हैं और वो लेयर में एडजस्ट होके, अरेंज होके वो स्क्वैमस एपिथेलियम उसको बनाती हैं। हालांकि इनकी जो बाउंड्री है, सीमा है, वो रेगुलर होती है, अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलती हैं। कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड वेसल्स की जो वाल हैं, जो दीवारें हैं, रक्त वाहिकाओं की जो दीवारें होती हैं, और साथ में एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जो लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होती हैं, तो उनकी जो वाल है उनके अंदर पाया जाता है। और इसका काम क्या रहता है? जो मटेरियल का डिफ्यूजन करवाते हैं। ये सिंगल लेयर की लाइनिंग होती है, जैसे ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलता है ये। और एल्वलाई में भी जैसे गैसेज का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा, तो मेन काम इनका डिफ्यूजन करवाना ही होता है।
उसके बाद है क्यूबोइडियल एपिथेलियम, तो क्यूब शेप्ड सेल देखने को मिलती है, यहाँ पे सिंगल लेयर ही मिलेगी। और ये कहाँ पे पाया जाता है, जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, तो उनकी जो डक्ट होती है, ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और ट्यूबुलर पार्ट जो किडनी है, किडनी का जैसे जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, तो वहाँ पे जो इसका काम क्या रहता है, सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रेट करेगी, छोड़ देगी, या फिर कुछ सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी करती हैं। जो माइक्रोविलाई होती हैं, जैसे उसमें इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। इसी प्रकार से जो माइक्रोविलाई हैं वो पीसीटी में भी देखने को मिलती हैं, जो कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, उनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद कोलुमनार एपिथेलियम, तो यहाँ पे जो सेल है कॉलम शेप्ड की देखने को मिलेंगी, सिंगल लेयर सेल मिलेगी, टाल लंबी सेल होती हैं और सिलेंडर शेप देखने को मिलेगी उनकी, हैविंग न्यूक्लियाई एट द बेस, और उनके बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सतह जो आधार है वहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा। और यहाँ पे भी माइक्रोविलाई है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो सेल हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि कुछ सिक्रीट और एब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं। तो लोकेशन अलग अलग होती है। सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम ऊपर भी हमने देखा है क्यूबोइडल एपिथेलियम में, और कोलुमनार एपिथेलियम भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करती है, लेकिन इनकी लोकेशन है वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड में नाम से पता लग रहा है सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कोलुमनार और क्यूबोइडियल सेल पे पाए जाते हैं, तो इसी से नाम बन जाता है उनका, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबोइडियल एपिथेलियम टिश्यू, तो अलग अलग नाम बन जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ब्रोंक्यूल हैं, एयर की ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो वहाँ पे जो ओवम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर जो म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ है, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ये भेजने का काम करती हैं। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले ए डायग्राम में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, स्क्वायर शेप्ड सेल होती हैं, चपटी सेल देखने को मिलती है, बेसल लमाइना होता है, और एपिकल सरफेस ऑफ एपिथेलियम में सेल न्यूक्लियाई यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एयर सेक्स जो हमने देखा है, बल्ड कैपिलरीज हैं जो, और साथ में जो एल्वुलाई हैं उनके अंदर पाया जाता है, डिफ्यूजन का काम करवाती हैं। सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियम किडनी के अंदर पाई जाती हैं, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, जो पीसीटी पार्ट में हमने देखा है। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है जो, वो इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इनका काम भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का होता है। और कुछ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सिलिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो देखने को मिलेंगे। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पाई जाती हैं। सूडो क्यों बोला गया है, क्योंकि इनका जो डायमेंशन है वो एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग जो इनकी विड्थ है वो जगह जगह चेंज मिलेगी, सेल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं मिलती हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ओसोफेगस में पाई जाती हैं, जो कि एक कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, तो ग्लैंडुलर क्या होते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड कोल्यूमनार या क्यूबोइडियल सेल होती है, जिसका काम कुछ छोड़ने का, कोई सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, कुछ सब्सटेंस छोड़ते हैं। टू टाइप्स के होते हैं सेलुलरिटी के बेस पे, कुछ जो सेल हैं वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो सिंगल सेल होती हैं, और आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, अलग अलग जो सेल्स हैं उनमें से एक सेल मॉडिफाई हो जाती है, जैसे जो गोबलेट सेल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल का एक एग्जांपल है। जबकि मल्टी सेलुलर के केस में बहुत सारी जो सेल हैं, ग्रुप ऑफ सेल हैं, क्लस्टर ऑफ सेल हैं, वो बनाती हैं एक सिंगल ग्लैंड को, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो काफ़ी सारी सेल से मिलकर बनती हैं। और उसके बाद जो ये सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं, तो ये कहाँ पे सिक्रेट करेंगी, ब्लड में सिक्रेट करेंगी। ये अपना सब्सटेंस है जो डायरेक्ट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाएंगे, उसके बेस पे दो कैटेगराइज इनकी बनाई गई हैं, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो कि जैसे म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं। सेल प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के जो सेल के पदार्थ होते हैं, प्रोटीन वगैरह हैं, तो उनको सिक्रेट करने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का होता है। और ये जो सिक्रीशन अपने डक्ट के जरिए या ट्यूब के जरिए छोड़ती हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो हार्मोन होता है, और सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड। तो जो अपना यो
जो भी सिक्रेटरी मटेरियल है वो डायरेक्ट सेल्स के अंदर छोड़ती हैं, सेल्स के ऊपर छोड़ती हैं, उनको सेल को बात करवाती हैं डायरेक्ट, और ब्लड के जरिए अपनी जो सिक्रीशन है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंड को इस पिक से समझ सकते हैं। यूनिसेलुलर में केवल एक सिंगल सेल देखने को मिलती है, उसी के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस ही सिक्रीट करेंगी, जबकि जब बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर एक सिक्रीशन का काम करती हैं, एक सिंगल ग्लैंड बनाती है, तो उसको मल्टीसेलुलर ग्लैंड बोलेंगे। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इनके पास कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, अपनी सिक्रीशन है आसपास के एनवायरनमेंट में डायरेक्ट छोड़ती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड इनके पास एक डक्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डक्ट देख सकते हैं। स्वेट ग्लैंड होती है, जो पसीने की ग्रंथि होती है अपनी स्किन के ऊपर, तो अपने जो स्पेशल डक्ट के जरिए ये अपनी सिक्रीशन है उनको छोड़ने का काम करती हैं। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम, इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर में जो सेल्स एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती हैं, लिमिटेड रोल होते हैं इनका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए सिंगल लेयर का होना बड़ा जरूरी है। तो मेन काम जो इनका है वो प्रोटेक्शन का होता है, बचाव करती हैं किससे, जो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, बाहर जब भी कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस आ जाता है तो उसको शरीर के अंदर एंटर करने से या फिर किसी भी स्पेशल ऑर्गन के अंदर एंटर करने से रोकती है। और कोई भी मैकेनिकल का मतलब है कोई प्रेशर वगैरह यदि किसी पोर्शन पे लगाया जाता है तो उस प्रेशर की वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर को बचाने का काम करती हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ड्राई सरफेस होती है, जितनी भी स्किन की त्वचा के ऊपर जितनी ड्राई सरफेस देखने को मिलती है वहाँ पे उनको कवर करने का काम करती है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो हमारा माउथ होता है, माउथ के अंदर वाला जो भी पोर्शन होता है वो उसको कवर करने का काम करती है, उसको नमी प्रदान करती है। फेरेंक्स जो कॉमन चैम्बर होता है, एयर कैविटी जो नेजल कैविटी, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कॉमन चैम्बर फेरेंक्स वहाँ पे देखने को मिलती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, उनकी जो डक्ट होती है उसकी अंदर वाली सतह पे प्रेजेंट होती हैं ये, और पेनिक्रियाटिक डक्ट में भी ऐसे ही इनर वाली लेयर में लाइनिंग में प्रेजेंट मिलेंगी। उसके बाद देख सकते हैं हम एक से ज़्यादा जो सेल हैं, सेल की जो लेयर हैं वो देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी लेयरिंग में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सेल, इसी की वजह से इसको कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। उसके बाद है सेलुलर जंक्शन। तो जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ स्पेशलाइज्ड जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं, और जो कि उनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं, उनको काम करने में मदद करते हैं, और साथ में जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक जो भी स्ट्रक्चर बनानी है सेल को उसमें भी रोल प्ले करते हैं। 3 टाइप के होते हैं ये, टाइट जंक्शन होते हैं जो कि सब्सटेंस को लीक करने से रोकते हैं, बिल्कुल जो सेल हैं वो पास पास में प्रेजेंट होती हैं। एडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, सीमेटिंग मटेरियल का काम करते हैं सेल्स के बीच में, जो कि अलग अलग सेल को चिपकाए रखने में मदद करते हैं, उनको मूव करने नहीं देते। जो गैप जंक्शन है ये सेल्स के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं डायरेक्ट साइटोप्लाज्म को, जो नेबरिंग सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो आयन है, स्मॉल मॉलिक्यूल है और कई बार तो बिगर मॉलिक्यूल है वो भी डायरेक्ट एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाते हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फास्ट रैपिड ट्रांसफर में मदद करते हैं। तो सबसे पहले टाइट जंक्शन हम देख सकते हैं, जो सेल्स के बीच में, जैसे ये सेल है और ये सेल, इनके बीच में बिल्कुल टाइट जंक्शन होता है, जिसमें जो मटेरियल लीकेज है उससे बचाया जाता है, मतलब यहाँ से भी यदि कोई मटेरियल इधर से इधर आना चाहे तो उसको बिल्कुल स्टॉप किया जाता है। उसके बाद है एडहेरिंग जंक्शन, यहाँ पे जो सीमेटिंग मटेरियल का काम देखने को मिलेगा, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, कैडरिन होते हैं, वो एक सेल को ऊपर वाली जो सेल है उसको नीचे वाली सेल के साथ चिपकाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन में बीच में कुछ इंटरकनेक्शन देखने को मिलेगी, जैसे ऊपर वाली सेल है, नीचे वाली सेल है, इनके बीच में जैसे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं प्लांट सेल में, जो कि मटेरियल को डायरेक्ट एक जगह से एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाने का काम करते हैं, इससे जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, जो सेकंड टाइप का रहेगा, जो टिश्यू के टाइप हैं सेकंड टाइप का है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और शरीर के अंदर जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में बहुत ही जगह पे देखने को मिलता है। स्पेशल जो फंक्शन है इसका काम क्या रहता है, लिंकिंग और सपोर्टिंग का रहता है, अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन को ये जोड़ने का काम करते हैं और साथ में उनको सहायता प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है। जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स को छोड़ के कुछ फाइबर्स हैं उनको सिक्रीट करते हैं, जो कि स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन या इलास्टिन होता है,
और जो ये फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब है आसानी से टूटते नहीं हैं यदि खिंचाव होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये अपनी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब मुड़ सकते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब अपनी शेप वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। इन फाइबर्स की वजह से ही जो सेल है उनके पास ये सारे गुण आ जाते हैं। और साथ में कुछ पॉलीसैकेराइड हैं, कुछ शुगर हैं, उनको भी छोड़ने का काम करते हैं, जो कि इनकी सेल के बीच में एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है और जो फाइबर्स के बीच में भी इकट्ठा हो जाता है। और ये क्या काम करते हैं फिर, ये जो पॉलीसैकेराइड हैं वो एक मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस जो कि एक पैकिंग का काम करते हैं। 3 टाइप के होते हैं। लूज, जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो या फाइबर्स हैं वो लूजली पैक्ड होंगे, खाली जगह देखने को मिलेगी। डेंस, बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। तो उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, इनके अंदर काफ़ी खाली जगह देखने को मिलती है। डेंस, बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कुछ खाली जगह इनके अंदर जैसे फैट ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, जो चर्बी वाले टिश्यू हैं वो बनाते हैं, स्किन के अंदर पाए जाते हैं। लोकेशन हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से ये तीर के निशान आ रहे हैं, एरोज आ रहे हैं, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो 3 प्रकार के टिश्यू हैं, ब्लड है, कार्टिलेज है और जो बोन्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। इनके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो देखते हैं। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके अंदर जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। काफ़ी उनके बीच में जो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है। कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, इनके अंदर फाइबर रिलीजिंग सेल्स होती हैं जो फाइबर बनाती हैं, जो कि फाइबर को प्रोड्यूस करती हैं और सिक्रीट करती हैं। और साथ में मैक्रोफेजिज भी प्रेजेंट होती हैं और मास्ट सेल भी देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग टाइप की सेल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। टाइप होते हैं, जैसे एरियोलर टिश्यू है तो ये स्किन के नीचे पाया जाता है। और ये जो एपिथेलियम है उसको, उसका जो ढांचा होता है उसको मदद करता है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। जबकि जो एडिपोज टिश्यू है ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है, लेकिन इसका काम फैट स्टोरेज का होता है, जो चर्बी वगैरह है उसको स्टोर करने का काम करता है। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर जो फाइबर है और फाइब्रोब्लास्ट हैं वो बिल्कुल पास पास पैक होते हैं, पास पास अरेंज होते हैं। रेगुलर पैटर्न में भी हो सकते हैं, इरेगुलर पैटर्न में भी। रेगुलर के अंदर क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर हैं वो पंक्तियों में पाए जाते हैं, रो में पाए जाते हैं। मैनी पैरेलल बंडल्स, काफ़ी पैरेलल बंडल, एक दूसरे के समांतर जो बंडल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो टेंडन और लिगामेंट है उनके अंदर ये जो रेगुलर टाइप का जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। जबकि रेगुलर पैटर्न के अंदर जो अलग अलग फाइबर्स हैं, सेल्स हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होती हैं, जैसे कि स्किन, त्वचा। उसके बाद तो हम पिक से समझ सकते हैं इनका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है। डेंस के अंदर काफ़ी खाली जगह देखने को मिलती है, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। रेगुलर के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट, पार्टिकुलर अरेंजमेंट में फाइबर्स है वो मिलेंगे। और जबकि इरेगुलर के अंदर कोई फाइबर इस साइड में जा रहा है, कोई साइड में जा रहा है, तो अलग अलग जगह से वो अरेंजमेंट वो देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले कार्टिलेज पढ़ते हैं। कार्टिलेज क्या है, सॉलिड प्लाइएबल, ये ठोस होता है लेकिन ये प्लाइएबल, जो अपनी लचीलापन इसके अंदर काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जो सॉलिड होते हैं कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, इनको दबा के इनकी शेप नहीं चेंज की जा सकती। सेल्स हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट्स कहलाती हैं, जो कि स्मॉल कैविटीज के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो कैविटी है वो मैट्रिक्स से भरी होती हैं, और ये मैट्रिक्स किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, इन सेल्स के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। मोस्ट ऑफ इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो रिप्लेस्ड बाय द बोन, तो कार्टिलेज जो कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज के अंदर पाई जाती हैं, तो उसमें जैसे कार्टिलेज से ही आने वाले टाइम में जो अडल्ट जैसे जैसे बनता रहता है उसके अंदर डेवलपमेंट होती रहती है, तो कार्टिलेज को बोन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। कार्टिलेज से ही बोन बनती रहती हैं। प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, जैसे ये अडल्ट के अंदर जो नोज है उसकी जो नाक होती है, नाक के टिप में आउटर ईयर जॉइंट्स हैं, जो पीना है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। बोन्स होती हैं जो उनके बीच में भी कनेक्शन का काम करती हैं। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में भी जो अलग अलग कॉलम होते हैं उनको उनके बीच में पाई जाती है। लिम्स एंड हैंड्स इन द अडल्ट, जो हाथ और पैर के बीच में काफ़ी सारा जो कार्टिलेज है वो देखने को मिलता है। बोन्स
बोन्स क्या होती हैं, ये हार्ड होती हैं, बड़ी मजबूत होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, प्लाइएबल नहीं होती, लचीली नहीं होती। ग्राउंड सब्सटेंस जो इनका है वो कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, उसका बना होता है। और साथ में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जो मेन काम है बोन का वो क्या रहता है, स्ट्रक्चरल फ्रेम है जो बॉडी का, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, जो सॉफ्टर टिश्यू होते हैं, नरम भाग होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, स्टमक है, उनको भी बचाने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनकी सेल को ओस्टियोसाइट्स बोला जाता है, जो कि लैक्यूने नाम की जगह के अंदर पाई जाती हैं। लिम्ब बोन्स हैं वो कि वेट बियरिंग फंक्शन भी करती हैं, जैसे कि जो अपनी टांग की हड्डियां हैं वो शरीर का जो वजन है उसको संभाल के रखती हैं। इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, तो साथ में कुछ स्केलेटल मसल्स के साथ भी अटैच रहती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, संपर्क बनाती हैं, ताकि जो शरीर के अंदर अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं, चलना फिरना है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, कुछ जो लंबी बोन होती हैं, जैसे फीमर बोन होती है, उसके अंदर खाली जगह होती है, जो कि आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल हैं, उनका प्रोडक्शन का एक मेन साइट का काम भी करती हैं। जो ब्लड है वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, जो कि हेल्प करता है अलग अलग जो सब्सटेंस है उनके ट्रांसपोर्ट में। ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, नाइट्रोजन वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ये किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, मेन तो इसमें प्लाज्मा होता है ज़्यादातर मात्रा में, और प्लाज्मा में वाटर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी इसके अंदर सोल्यूबल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैट वगैरह, अलग अलग टाइप के जो एंजाइम है, हार्मोन, काफ़ी सारी मात्रा इनके अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, जैसे आरबीसी, वाइट ब्लड सेल। तो आरबीसी का काम क्या रहता है, मेनली जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का रहता है, और जबकि डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम रहेगा वो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है, फॉरेन मटेरियल को शरीर के अंदर डैमेज करता है। और साथ में प्लेटलेट्स होती हैं जो वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, जब ब्लीडिंग वगैरह होती है किसी भी साइट ऑफ इंजरी से, तो वहाँ पे ये खून का जो थक्का है उसको जमाने में मदद करती है, ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। उसके बाद जैसे हम यहाँ से कार्टिलेज है वो देख सकते हैं, हड्डियों के बीच में पाया जाता है, ये पटेला बोन है, और जो घुटने की हड्डी है उसके बीच में जो कार्टिलेज है वो देखने को मिलता है, जो कि आराम आराम से खत्म होता रहता है बुढ़ापे में। इसी चीज़ की कमी से जो हड्डियाँ वो रगड़ खाती हैं आपस में, जो दर्द, जो जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो जलन रहती है, वो उसी की वजह से रहेगी, दर्द होता है जो। उसके बाद बोन्स हैं, बोन्स की जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो देख सकते हैं, इसके अंदर ओस्टियोसाइट्स होती हैं, छोटी छोटी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सेल्स हैं वो फाइबर्स रिलीज करती हैं। तो कैनाकुले जो एक नेटवर्क टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और एक जो सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसको ओस्टियोन बोला जाता है, और ओस्टियोन के बीच में एक कैनाल होती है जिसको हेर्वेसियन कैनाल बोला जाता है। उसके बाद है ब्लड, जैसे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से जो ब्लड है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट हम देख सकते हैं, जैसे आरबीसी हैं वो डिस्क शेप्ड होती हैं, लाल रंग की होती हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसी हैं वो वाइट कलर की होती हैं। ये वाइट कलर की जो जितना भी पोर्शन हम देख रहे हैं वो डब्ल्यूबीसी का है, और कुछ इसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू, मोड मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइबर अरेंज्ड इन ए पैरेलल एरेज। तो ये लंबी सिलेंड्रिकल बेलनाकार रेसों से मिलकर बना होता है, जो कि आगे फाइन फाइबर से बने होते हैं, मतलब छोटे रेसे हम बड़े रेसे बनाते हैं, जिनको हम छोटे रेसों को मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, और ये पैरेलल एक दूसरे के समांतर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे इनके पास कोई भी उद्दीपन, कोई भी बाहर से रिस्पॉन्ड इनको मिलता है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, उसके प्रति ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कर सकते हैं, जो कि स्पेशल खास बात होती है मसल्स की, इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट करवाते हैं। देन रिलैक्स लेंथन, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी जो साइज है वो छोटा हो जाता है, और जैसे ये रिलैक्स करेंगे तो लेंथ इनकी बढ़ जाती है। रिटर्न टू दियर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन, तो क्या हो जाते हैं, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर ये चले जाते हैं, कोई मूवमेंट करवाई जाती है शरीर में तो वो नहीं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एक कोऑर्डिनेशन मैनर से एक दूसरे के साथ संयोग करके ये काम करते हैं।
प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट, जिस शरीर में जितनी भी मूवमेंट्स होती है उसको बनाए रखने का काम, उनको मूवमेंट करवाने का काम मस्कुलर टिश्यू का होता है। 3 टाइप्स के होते हैं टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन, तो ये स्केलेटल बोन होती हैं जो भी हड्डियां होती हैं उनके साथ जुड़ के काम करते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर कवर्ड बाय द शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, तो जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं उनके ऊपर जो मोटी परत देखने को मिलती है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो बाइसेप्स होते हैं स्ट्रेटेड स्ट्राइप्ड, मतलब इनके अंदर जो दाढ़ी सी देखने को मिलती हैं, स्ट्रेटशंस देखने को मिलती हैं, और ये बाइसेप्स जैसे बाजू के अंदर जो बाइसेप मसल्स होती हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। स्मूथ मसल फाइबर, तो सेल टैपर सेट बोथ एंड, जो सेल्स होती हैं वो दोनों साइड से टैपरिंग एंड देखने को मिलते हैं, थोड़े किनारे होते हैं वो नुकीले तो नहीं रहेंगे, थोड़े से पतले किनारे देखने को मिलते हैं, फ्यूजीफॉर्म एंड्स बोला जाता है इनको। डू नॉट शो स्ट्रेशंस, इनके अंदर दाढ़ियाँ सी देखने को नहीं मिलेगी। होल्ड टुगेदर बाय द सेल जंक्शन, तो सेल जंक्शन के द्वारा ये अपने इनकी जो जगह है उनके अंदर इनको मेंटेन करके रखा जाता है। एंड बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ, तो इनको कनेक्टिव टिश्यू शीथ के अंदर जो कवरिंग है उनके अंदर इनको झुंड में रखा जाता है। तो इनका जो एक्शन है वो इनवॉलेंट्री रहता है, अनैच्छिक अपने तरीके से काम करती हैं, ब्रेन के कंट्रोल में काम नहीं करती हैं। फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, एकदम से हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कहाँ पे पाई जाती हैं, जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी जो वाल है, जैसे ब्लड वेसल्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके अंदर देखने को मिलती हैं, और उनका जो काम है वो अपने आप करती हैं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करती। तो स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री मसल बोला जाता है, जबकि इनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल ये स्पेशली हार्ट में देखने को मिलती हैं, और जो सेल जंक्शंस हैं वो इनको स्टिक चिपका के रखते हैं, और कम्युनिकेशन जंक्शंस हैं जो इंटरकैलेटेड डिस्क जो बनाते हैं, तो सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं एक यूनिट के अंदर। जैसे हार्ट है पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक साथ रिलैक्स करता है, तो एक पूरी यूनिट के अंदर जो सेल्स हैं वो सारी मिलके इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा ही एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाती हैं। तो उसके बाद हम जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर काफ़ी सारी मसल्स देखने को मिलती है, और जब एक पोर्शन में मसल्स को देखते हैं तो ये आगे, जैसे ये रेसा है एक मसल फाइबर है, तो ये आगे काफ़ी सारे मसल फाइबर के बंडल से, और एक एक मसल फाइबर आगे सारे काफ़ी फाइबर से मिलके बना होता है। तो अलग अलग टाइप की मसल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स हैं, इनकी शेप हम देख सकते हैं, ब्रांच्ड होती हैं ये, और हार्ट के अंदर देखने को मिलती हैं ज़्यादातर। जैसे स्टमक की लाइनिंग पड़े वहाँ पे स्मूथ मसल्स होती है, टेपरिंग नुकीले एंड देखने को मिलती है इनके, और और जो स्केलेटल मसल्स है इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं, दाढ़ियाँ सी देखने को मिलती हैं। उसके बाद इनके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे डिफरेंस से ले सकते हैं। स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। लोकेशन, स्केलेटल मसल्स हड्डियों में पाई जाती हैं, कार्डियक हार्ट में पाई जाती है, नाम से ही कार्डियक जो पार्ट है वो हार्ट से रिलेटेड यूज किया जाता है, और ये इंटेस्टाइन नलवाल वगैरह स्किन है वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद शेप कैसा होता है, एलोंगेटेड लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, कार्डियक मसल जैसे पिछले डायग्राम में भी देखा था, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, नुकीले सिरे देखने को मिलेंगे इनके। न्यूक्लियस सेवरली पेरिफेरली बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो एक सेंटर में देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूक्लियस वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, बीचों बीच रहता है। स्ट्रेशंस ये स्ट्रेटेड होती हैं, दाढ़ियाँ सी देखने को मिलती हैं, ये भी स्ट्रेशंस दाढ़ियाँ सी देखने को मिलेंगी, यहाँ पे कोई स्ट्रेशंस नहीं देखने को मिलेगी। फंक्शन है, तो ये मूवमेंट ऑफ बोन, हड्डियों की जो मूवमेंट है वो करवाने का काम करती हैं। हीट प्रोडक्शन का काम भी इन्हीं का होता है, जो उष्मा वगैरह पैदा करती हैं। बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये हार्ट बीटिंग में मदद करती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा। मूवमेंट ऑफ द विसरा, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी मूवमेंट है वो इनका काम रहता है। विसरा जो इंटरनल मटेरियल होता है उसकी मूवमेंट का काम भी इन्हीं का रहेगा। कंट्रोल इनका वॉलेंट्री होता है। ऐच्छिक रिस्पॉन्स जो शो करती हैं, हम अपनी मन मर्जी से इनको यूज कर सकते हैं, इनको दोनों को हम अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, ये अपने तरीके से काम करती हैं। उसके बाद न्यूरल टिश्यू है जो कि लास्ट टिश्यू रहेगा। एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है वो
जितना भी एनवायरनमेंट के प्रति अलग अलग चेंजिंग कंडीशन उसके प्रति रिस्पॉन्ड देना है वो न्यूरल टिश्यू के द्वारा दिया जाता है। न्यूरॉन्स है वो स्ट्रक्चरल यूनिट का काम करती हैं जो कि एक्साइटेड हो सकती हैं, इसलिए उनको एक्साइटेबल सेल बोला जाता है। वो उत्तेजित हो सकती हैं रिस्पॉन्स जो भी स्टिमुलस है उसके प्रति। न्यूरोगेलियल सेल क्या होती हैं, ये जितना भी न्यूरॉन के अलावा जितना ही पोर्शन होता है न्यूरल सिस्टम को उसको बना के रखती हैं, उसको पैकिंग का काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं, न्यूरॉन के काम में मदद करती है और साथ में उनको बचाव भी करती हैं। मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम, तो आधे से ज़्यादा जो वॉल्यूम है उसको बनाने का काम करती हैं। मैकेनिज्म क्या रहता है, व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जैसे ही एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाएगा, बाहर से कोई भी उसको उद्दीपन दिया जाएगा, कोई भी उसको सिग्नल मिलेगा, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो पैदा होएगा एक जगह में, और जो सिग्नल है वो आगे बढ़ता रहेगा स्विफ्टली का मतलब आराम से आगे बढ़ता रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ बढ़ेगा। अराइवल ऑफ डिस्टरबेंस एट न्यूरॉन एंडिंग, तो जैसे ही न्यूरॉन की एंडिंग पे जो डिस्टरबेंस है वो पहुंचेगा, तो इससे कुछ इवेंट्स हैं वो ट्रिगर होंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन या फिर इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स वो देखने को मिलती हैं। मतलब हो सकता है वो दूसरी सेल को वहाँ से एक्टिवेट करे या फिर उसको रोकने का काम करे, जो वो काम कर रही हैं, तो वो न्यूरल सेल के द्वारा किया जाता है। तो पिक से हम समझ सकते हैं जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच्ड सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है एक जोन होता है इनके बीचों बीच, तो हम न्यूरॉन को वो देख सकते हैं। और यहाँ पे न्यूरॉन का एक जो पिक है एनसीईआरटी डायग्राम है, तो ये न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स जो निकले हुए हैं वो पोर्शन हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू हैं जो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं अपने शरीर में, और जो साथ मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो एक टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर मोर एफिशिएंट, किस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कारगर ढंग से काम किया जा सके, और बेटर कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के साथ मिलके मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनको एक साथ मिलके काम करवाया जा सके। ईच ऑर्गन इज मेड ऑफ वन और मोर देन ऑफ टिश्यू, जो ऑर्गन है वो एक या एक से अधिक टिश्यू से मिलकर बना होता है। जैसे हार्ट है, हार्ट के अंदर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल सारे टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, यदि हम प्लांट या माइक्रोब्स या एनिमल्स की बाहर की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। एनिमल्स में एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ बॉडी, उसको मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं एनिमल्स की। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन है शरीर के अंदर, उसी से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलके पूरी बॉडी है वो फंक्शन करती है। जैसे हार्ट, किडनी वगैरह, ब्रेन वगैरह ये काम कर